नमस्कार। पटना हाईकोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति की गई है। इन सभी जजों ने शपथ ले लिया है और ये सभी अब पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं। इसमें से 4 एडिशनल हाईकोर्ट के जज हैं और रिमेनिंग वो फुल फ्लेजेड जज हैं। रंजन कुमार झा, मनीष, राजकुमार, राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार। ये सभी जज बार से आए हैं, यानी एडवोकेट कोटे से आए हैं, यानी इनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम द्वारा हुई है। इन जजों की नियुक्ति के संबंध में पटना हाईकोर्ट के एक एडवोकेट ने अपने फेसबुक में जो कहा है उसको पहले आप सुन लीजिए। कि भारत के संविधान का आर्टिकल 1 से लेकर के और अंतिम आर्टिकल 395 तक पढ़ जाइए, कहीं भी कॉलेजियम नाम का कोई व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है। और अभी जो पटना हाईकोर्ट में जो 7 जजों की बहाली हुई है वो कॉलेजियम के द्वारा हुआ है। इसलिए हमारा व्यक्तिगत मानना है कि जब भारत के संविधान में कॉलेजियम नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो ये कॉलेजियम बना करके एक ही वर्ग का, यानी कि उच्च जाति वर्ग के 7 जजों को एक बार में बहाल कर देना, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 का, 15 का और 16 का उल्लंघन है। जो इसका मतलब है कि ये सभी जज की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से हुई है और ये सभी जज सामान्य वर्ग से आते हैं, यानी इसमें कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक समाज से नहीं है। आपको बताते चलें कि कॉलेजियम सिस्टम एज सच का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ये मेरे पास संविधान है। संविधान के 124 आर्टिकल 124 में, 217 में और 224 में क्रमशः सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया था, उसमें ये जो आर्टिकल्स थे, इसमें जजों की नियुक्ति ये एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति के वारंट और उनके हस्ताक्षर से होता था, यानी ये सरकार का प्रेरोगेटिव था। कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में आपको बताते चलें कि यह एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया के किसी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक डेवलप मुल्क में नहीं है, जहां जजेज अपनी नियुक्ति खुद करते हैं। जजों की नियुक्ति हायर जुडिशरी में 2 तरीके से होती है। एक तो लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजेस प्रमोट होकर के आते हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होती है, वो बड़े उम्रदराज हो जाते हैं, इसलिए हाई कोर्ट में भी बहुत दिन जज नहीं रह पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना उनकी बड़ी क्षीण होती है। इस कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में आए दिन 3-4 तरह के आरोप लगते रहे हैं। पहला कि इस कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी का अभाव है स्वाभाविक रूप से, और हायर जुडिशरी में कुछ चुनिंदे जुडिशियल फ्रेटर्निटी के लोगों का कब्जा है। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैट जीपीटी से एक कमांड दिया कि इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति के संबंध में आप मुझे एक कार्टून बना कर दीजिए, तो वो कार्टून हम आपको दिखा देते हैं। इसका मतलब कि अब ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी भी यह समझती है कि इंडिया में जजों की नियुक्ति कैसे होती है। बहरहाल मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा जुडिशियरी एज एन इंस्टीट्यूशन के प्रति सम्मान है, इंस्टीट्यूशन के प्रति सम्मान है, और जजों के चेयर के प्रति सम्मान है। सम्मान जजों के प्रति भी होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक बॉडी के रूप में भी लोगों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि ये चीज़ें अब धीरे धीरे ब्लर्ड होती जा रही है, ये चीज़ें धीरे धीरे इसमें गिरावट आ रहा है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। जिस तरह से हाल के वर्षों में जजों के व्यवहार में गिरावट हुई है, उनके इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी पर सवाल उठते रहे हैं, और कदाचित ये पहले भी होते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के डिसरप्शंस के कारण ये चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। जस्टिस वर्मा के घर पर अधजली नोटों की बोरियों का मिलना,
उसके बाद रंजन गोगोई चीफ जस्टिस रहते हुए फैसला दिए। फिर वो फैसला क्या था उस पर मेरी टिप्पणी नहीं है, लेकिन फैसला देने के बाद आप राज्यसभा चले गए। एक जज साहब थे जिन्होंने अमित शाह का केस सुना, उनको बरी किया, वो गवर्नर बन गए। जजों पर भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगते रहे हैं। स्वयं रंजन गोगोई पर भी आरोप लगा था, हालांकि उन्होंने अपनी ही अध्यक्षता में एक कमेटी, वन मैन कमेटी बनाई। नेमो जुडेक्स कॉसासुआ करके एक जुडिशल प्रिंसिपल है जो कहता है कि अपने ही मामले में आप जज नहीं हो सकते हैं। वो सारे चीज़ दूसरे के लिए है, जुडिशरी के लिए नहीं है। एक परसेप्शन आम लोगों में बन रहा है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम आज की तारीख में इस देश में पब्लिक स्क्रूटनी में है और सोसाइटी के स्क्रूटनी में है। इवन जुडिशियल फ्रेटर्निटी में जो कुछ वकील समुदाय हैं, जिसमें कुछ बहुत वोकल हैं जैसे प्रशांत भूषण साहब या फिर और बहुत सारे जो वकील साहबान लोग हैं, विद्वान अधिवक्ता, ये लोग इस सिस्टम के बारे में बोलते रहे हैं और उसमें तथ्य भी है। मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया कि मेरा सम्मान इंस्टीट्यूशन के प्रति है, लेकिन अब यह सम्मान जजों के प्रति धीरे धीरे घट गया है। मुझको कुछ घटनाएं याद आती है, मैं बगैर किसी का नाम लिए और बगैर वो ईयर कोट किए हुए बताऊंगा। एक चीज़ आप ये समझिए कि हर व्यक्ति जो इस धरती पर आया है वह उम्र के साथ जब वो हयात में पहुंचता है, उम्र के किसी पड़ाव में पहुंचता है, तो सोसाइटी में रहने के कारण तो सोसाइटी का इन्वायरमेंट होता है, जो उसका लालन पालन होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, तो वो कुछ प्रिजुडिसेस, बायसनेस और कुछ आइडियोलॉजी लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन आदर्श स्थिति यह है कि उन पर्सनल प्रिजुडिसेस और बायसनेस का आपके प्रोफेशनल लाइफ में असर नहीं पड़ना चाहिए। मेरे कुछ बड़े कड़वे अनुभव हुए इस संबंध में। कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में अक्सर जाने का मौका मिलता है और जुडिशरी के कुछ माननीय, हालांकि अब माननीय कहने में भी थोड़ा दिक्कत है, जजों का कन्वर्सेशन अगर आप सुनिएगा, उसमें मैं ये बताते चलूँ कि अधिकांश जज अभी भी शानदार हैं। उनकी इंटेग्रिटी, उनके कॉम्पिटेंस को सैल्यूट है, उन पर ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी गड़बड़ है तो ये फिर उसी इंस्टीट्यूशन का काम है कि उसको फिगर आउट करके बाहर करना। तो उन लोगों की जब बात सुनिएगा तो आपको बड़ा तकलीफ होगा। मैं वाकया एक बताता हूँ। एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज लोकायुक्त बने और यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से रिटायरमेंट के बाद लोगों को ट्रिब्यूनल में, कमीशन में, लोकायुक्त कार्यालयों में, प्रेस काउंसिल, मानवाधिकार आयोग, नेशनल कमीशंस वगैरह में भर्ती किए जाते रहे हैं, ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। बहरहाल वो एक अलग विषय है। तो वो लोकायुक्त महोदय एक केस की सुनवाई कर रहे थे और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, जो अंग्रेजी वो बोल रहे थे, तो संयोग से मैं भी वहाँ था। तो वो अंग्रेजी सुन कर के मुझे पहले हंसी आई, बाद में दुख हुआ, लेकिन उसके बाद फिर हम सोचे कि जिस तरह की नियुक्तियाँ हो रही हैं उसमें ऐसे लोगों का आना लाजमी है, ये लोग आएंगे ही। बहरहाल जजों के इतने प्रोटेक्शन इस देश में हैं। एक तो ये मेरे हाथ में है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। एक ऐसा हथियार है जो जुडिशरी को अनब्रिडल्ड पावर देता है। ये उनके इंटरप्रिटेशन पर है कि कौन सा चीज़ कंटेम्प्ट हो जाए। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट और इसके अलावा बहुत सारे जजमेंट जो ये पावर देता है, यह प्रोटेक्शन देता है कि इन पर कोई कार्रवाई ऑलमोस्ट नहीं होगी। आपको बताते चलें कि इवन सुप्रीम कोर्ट को भी हायर जुडिशरी के जजों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का कोई प्रभावी मैकेनिज्म नहीं है। सो मच सो कि आप उनको निलंबित नहीं कर सकते हैं। बहुत खुश होइएगा तो ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, उनसे जुडिशियल वर्क हटा लीजिएगा। अभी आपने देखा कि जस्टिस वर्मा के मामले में महाभियोग चल रहा था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, हालांकि उसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया है। ये सरकार ने ठीक किया है। ये इम्पीचमेंट होना चाहिए अगर वो सारे सबूत मिल जाते हैं या प्रक्रिया जो पालन होता है तो। बहरहाल मैं आपको आज ये बताऊंगा कि ये कॉलेजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व कर गया। इसको जब आप सुनिएगा तो आपको बड़ी हंसी लगेगी, बहुत दुख होगा। इसमें 4 जजमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला जजमेंट 1981 का है, इसको फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं। SP गुप्ता बनाम भारत सरकार। इसमें केस ये किया गया कि साहब जो ये आर्टिकल 124, 217, 224 है, इसमें जो वर्ड है कंसल्टेशन,
तो राष्ट्रपति कंसल्ट करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस से अपॉइंट करती है, तो इस कंसल्टेशन को कंकरेंस बनाया जाए। तो 81 में फर्स्ट जजेस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो अपॉइंटमेंट है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को, या आम आदमी को जानना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको वकील साहब लोग ही जाने, आम जन को बताने के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये कॉलेजियम सिस्टम है, कैसी एक व्यवस्था कायम हुई इस देश में कि लोग अपनी नियुक्ति खुद अपने कर लेते हैं, अपना ट्रांसफ़र अपने ही कर लेते हैं, और चाहे कितना ही बड़ा उनसे अपराध हो जाए, उनको कानून में इतना प्रोटेक्शन मिल गया है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहरहाल, तो इस फर्स्ट जजेस केस में जजमेंट ये आया कि नहीं साहब, ये अपॉइंटमेंट का अधिकार एग्जीक्यूटिव को ही है, और इस पिटीशन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद फिर 93 में दूसरी बार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। इसको सेकंड जजेस केस बोलते हैं। इसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जाता है। इसमें भी वही सवाल है कि जो कंसल्टेशन है इसको कंकरेंस बनाया जाए, यानी राष्ट्रपति को सलाह लेना पड़ेगा और जो जज सलाह देंगे वो मानना पड़ेगा, माने ऐसा सलाह जो बाध्यकारी होगा। और इसमें कहा कि यस, ये जो कंसल्टेशन शब्द है संविधान के अनुच्छेद 124, 217, 224 में, इसमें कंसल्टेशन का मतलब बाध्यकारी है, कंकरेंस है। और कहा कि राष्ट्रपति सलाह मांगेंगी और सुप्रीम कोर्ट 3 जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप की एक बॉडी यह सलाह देगी, और सलाहकार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। और यहीं से कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ। यानी कॉलेजियम सिस्टम जो आज इस देश के जुडिशरी का एक नासूर सा बनता जा रहा है मुद्दा, उसका जन्म 1993 सेकेंड जजेस केस में हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का पावर है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कुछ सवाल, उन सवालों को भी मैं दिखा देता हूँ आपके स्क्रीन पर। लबोलबाब था कि इसको रिकंसीडर करने के लिए और कुछ प्रश्न पूछे गए कि साहब, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन का मतलब ये 3 जज होता है, तो इसमें फिर से थर्ड जजेस में कहा कि यस, कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होगा। और सिर्फ एक ही अंतर किया कि पहले कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस और 2 जजेस थे, अब कह दिया कि चीफ जस्टिस और 4 जजेस होंगे, यानी 5 जजों का कॉलेजियम बन गया। तो ये तीसरे जजेस केस जो 1998 में हुआ, उसके बाद ये स्थिति चल रही है। ऐसा नहीं कि इस संबंध में प्रयास नहीं हुआ, प्रयास हुआ। मैं आपको बताते चलूं कि संविधान के 42वें संशोधन में आर्टिकल 312 में प्रावधान किया गया कि जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा की जाती है, तो उसी तरह से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना की जाए, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज और ऊपर के लोगों की नियुक्ति लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हो। और ये बहुत लाजमी था, बहुत लॉजिकल था, और समय की मांग भी थी। कदाचित कॉन्स्टिट्यूशन की भावना भी यही रही होगी। तो वो फिर उस पर कोई काम खास हुआ नहीं, बहुत सारा प्रयास किया गया, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद प्रयास किया गया जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और इन्होंने कहा कि ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की स्थापना का प्रावधान किया गया, संविधान में संशोधन लाया गया। लेकिन फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया और इसको 4th जजेस केस बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक कर दिया और कहा कि नहीं, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है यह इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट जुडिशरी का दूसरा आदमी करता है तो ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर प्रहार होगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत भारी भरकम शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था है। अब आइए पटना हाईकोर्ट के बारे में। ये जो 7 जजों की नियुक्ति की गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 7 जज हो सकता है काबिल हों, ये 7 एडवोकेट शानदार एडवोकेट रहे हों, लेकिन अगर इस अपॉइंटमेंट में मैं किसी कास्ट प्रेजुडिस या कास्ट पॉलिटिक्स या रिजर्वेशन पर भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि
इसका मतलब 2 ही 3 मतलब इसका निकाला जा सकता है। पहला कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ में काबिल एडवोकेट्स की संख्या नहीं है या काबिल एडवोकेट है ही नहीं। दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि ये सामान्य वर्ग के ही लोग बार में काबिल आते हैं। और तीसरा मतलब हो सकता है कि साहब ये पीक एंड चूज हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताते चलें कि कई बार मांग उठी कि साहब जो कॉलेजियम सिस्टम में डिस्कशन होता है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द एडवोकेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑन द पोस्ट ऑफ जजेस, उस प्रोसेस और उस प्रोसीजर को सार्वजनिक कीजिए, तो वो भी नहीं किया गया। आरटीआई के दायरे में ये आता नहीं है। तो ये कौन सी व्यवस्था है, इसको आम आदमी को समझने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ये 3 चीज़ उठता है कि या तो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ में आज की तारीख में पटना हाई कोर्ट में कोई काबिल एडवोकेट नहीं है। दूसरा कि काबिलियत सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों में है। और तीसरा कि इन लोगों को जो चूज किया गया उसका आधार क्या था। ये 3-4 फैक्ट्स हैं जो लोगों के दिमाग में कौन रहे हैं। कदाचित इसीलिए ये कुशवाहा साहब जो हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी। ऐसा नहीं कि यही कह रहे हैं, ये बातें अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। देखिए, आपको बताते हैं कि वक्त के साथ जब समाज, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ज्ञान ये बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली किसी देश के हर इंस्टीट्यूशन में परिवर्तन होने चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव ये समझे कि हम 1947 में हैं तो उसकी दुर्गति तय है। अगर लेजिस्लेचर ये समझे कि हम तो अंग्रेज़ों के ज़माने का वायसराय काउंसिल है तो उसकी दुर्गति तय है, जो होनी शुरू हो गई है। ठीक उसी प्रकार से प्रेस ये समझे कि हम तो स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे, तो उसकी दुर्गति शुरू हो गई। ठीक उसी प्रकार जुडिशरी एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनकर कर इस देश में आ गया। जुडिशियल फ्रेटर्निटी में क्या हो रहा है, जजेस के चैम्बर में क्या होता है, कैसे आदेश लिखे जा रहे हैं, किस आधार पर आदेश लिखे जा रहे हैं, किस आधार पर मुकदमों की लिस्टिंग होती है, किस आधार पर जजों की नियुक्ति होती है, किस आधार पर जजों का ट्रांसफ़र होता है, ये सारे बिल्कुल ओपेक सिस्टम है, नॉन ट्रांसपेरेंट, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। अब थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को जब लाइव स्ट्रीमिंग किया जाने लगा तो जजों के प्रेजुडिसेस और बायस सामने आने लगे। कई एक जजों को आप सुनिएगा कि कास्ट पर बहुत तीखा प्रहार कोर्ट में कर देते हैं। इनके कई बार सैडिस्टिक प्लेजर उभर करके सामने आ जाता है। कई बार वकीलों से भिड़ जाते हैं। रांची हाई कोर्ट का एक मामला आया जिसमें वकील साहब और जज साहब भयंकर झंझट हो गया। लोअर कोर्ट में और दुर्गति है। दिल्ली के एक मामले में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां जज और वकील साहब गाली गलौज करने लगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी कहता है ना, तकनीक जो होता है वह जाति, धर्म, देश और किसी अन्य सीमा को नहीं मानता है। ये तो टेक्नोलॉजी आया, इसने मजबूर कर दिया है कि अब ट्रांसपेरेंसी आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि जुडिशरी को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये कॉलेजियम सिस्टम, अब आप सोच करके देखिए कि अमेरिका जैसे मुल्क में जब जजों की नियुक्ति होती है तो उसको वहाँ के संसद से, वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से उसको पास कराना पड़ता है, यानी संसद पास करता है। हमारे यहाँ 5 जज मिलकर 140 करोड़ जनता के भाग्य का फैसला करने के लिए एक जज की नियुक्ति कर देता है। वो जज जो कभी रिटायर नहीं करता। इसलिए किसी ने कहा है, रदर मैंने ही एक आर्टिकल लिखी थी कि सैकिंग गवर्नमेंट इज ईजियर देन रिमूविंग ए जज। इस देश में सरकारों को हटा देना आसान है बनिस्बत एक जज को। कदाचित इसीलिए आज तक इस देश में किसी जज को इम्पीच नहीं किया जा सका। खुद जस्टिस वर्मा के मामले में जिनके घर में अधजली नोटों की बोरियां मिली थी, जस्टिस संजीव खन्ना जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो, उनका कहना ये था, भावना ये थी कि हम तो सस्पेंड भी नहीं कर सकते। अब आप सोच करके देखिए कि हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम किस तरह के इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया है। और अगर ये इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल, समाज के न्याय के प्रिंसिपल,
डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के प्रिंसिपल आदि को वायलेट करता है, तो क्या ऐसे सिस्टम पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए? यह सवाल समाज के हर व्यक्ति को आज पूछना पड़ेगा, खुद से भी, सरकार से भी, न्यायपालिका से भी और प्रेस से भी। क्या इसके संबंध में न्यायपूर्ण, प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि वक्त आ गया है कि आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना हो? खुली प्रतियोगिता परीक्षा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा होने से यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या स्टेट सर्विसेज में लोग आते हैं वो करप्ट नहीं होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ एक ओपन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी और हर वो व्यक्ति जिसमें काबिलियत है उसमें जा सकता है। आज की तारीख में नए बच्चे जो बार में जा रहे हैं वो शानदार बहस करते हैं, शानदार नॉलेज है, शानदार ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन वहाँ भी एक कास्ट सिस्टम वो बने, सीनियर एडवोकेट। ये क्यों है सीनियर एडवोकेट, मुझको आज तक नहीं समझ में आया। वाई इन कास्ट सिस्टम इन द बार इटसेल्फ? एक सामान्य परिवार का साधारण सा व्यक्ति, चाहे वो किसी समाज का, वो अपर कास्ट से हो, इवन अपर कास्ट के ही बच्चे जो बहुत ब्रिलियंट है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो जज बन सकते हैं? वो पूछे प्रश्न, नहीं हो सकता है। इसलिए वक्त आ गया है कि जजों की नियुक्ति वह परिवारवाद और मनोनयन से नहीं हो करके चयन से हो, और वह चयन मेधा के आधार पर हो, और वो तभी संभव होगा जब इस देश में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना हो और लिखित खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जजों की नियुक्ति हो। अन्यथा वक्त के साथ न्यायपालिका की यह जो संस्था है, न्याय का जो यह मंदिर है, इसमें गंदगी फैलता जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि न्याय के इस मंदिर से मंदिर तो रह जाए और न्याय बाहर निकल जाए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।